हेलो स्टूडेंट, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर 6 पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इंग्लिश में कहते हैं इसे दोस्तों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 6 पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आप जानते होंगे दोस्तों पुष्पी पादप क्या होते हैं। वो ऐसा पौधा जिनमें पुष्प होते हैं, उसे फूल होते हैं, उसे पुष्पी पादप कहते हैं। ठीक है दोस्तों। शरीर का मतलब क्या होता है? शरीर का मतलब होता है भीतरी संरचना, पुष्पी पादपों का भीतरी संरचना। हम इस लेसन में फूल पादपों का भीतरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हर जीव कोशिका का बना होता है, तो पौधे में भी कोशिका आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं उत्तकों में और उत्तक अंगों में संगठित होते हैं। ठीक है दोस्तों। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में काफी अंतर होता है दोस्तों। जैसे कि एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिक द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। एंजियोस्पर्म में ही देख लीजिए, एक बीजपत्री की शरीर की संरचना द्विबीजपत्री से काफी भिन्न होती है, बिल्कुल भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है उत्तक क्या है। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी समान होते हैं। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। उत्तक कोशिकाओं का ही बना होता है दोस्तों। पौधों में कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना के आधार पर उत्तकों को दो भागों में बांटा गया है। पौधे में कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना के आधार पर उत्तकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला मेरिस्टेमी उत्तक, जिसे वर्ग बी भोजयत्की उत्तक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अस्थायी उत्तक। पहला मेरिस्टेमी उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तक के दो प्रकार, पादप उत्तक के दो प्रकार, मेरिस्टेमी उत्तक और अस्थायी उत्तक। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरिस्टेमी उत्तक क्या है इसके बारे में समझते हैं। पौधे में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। पौधे में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। इस क्षेत्र के उत्तक को मेरिस्टेमी उत्तक कहते हैं। यानी कि दोस्तों, मेरिस्टेमी उत्तक की कोशिकाएं हमेशा विभाजन करती रहती है। ठीक है, उसी को मेरिस्टेमी उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेमी उत्तक होते हैं। ठीक है दोस्तों। पहला शीर्षस्थ मेरिस्टेमी उत्तक। शीर्षस्थ मेरिस्टेमी उत्तक वह उत्तक जो मूल तथा तना के शीर्ष पर होते हैं। वह उत्तक जो मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं उसे शीर्षस्थ मेरिस्टेमी उत्तक कहते हैं। इसे प्राथमिक उत्तक भी कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम है प्राथमिक उत्तक। ठीक है दोस्तों। वह उत्तक जो मूल तथा तने के शीर्ष पर यानी कि चोटी पर स्थित होते हैं उसे शीर्षस्थ मेरिस्टेमी उत्तक कहते हैं। दूसरा है दोस्तों अंतर्वेशी मेरिस्टेमी उत्तक। जब मेरिस्टेमी अस्थायी उत्तकों के बीच में होता है, जब मेरिस्टेमी अस्थायी उत्तकों के बीच में होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेमी उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जब मेरिस्टेमी कोशिकाएं अस्थायी उत्तकों के बीच में होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टेमी उत्तक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा है पार्श्वीय मेरिस्टेमी उत्तक। पार्श्वीय मेरिस्टेमी उत्तक वैसा मेरिस्टेमी उत्तक जो पौधों की मूल तथा प्रोह के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं उसे पार्श्वीय मेरिस्टेमी उत्तक कहते हैं। वैसा मेरिस्टेमी उत्तक जो पौधों की मूल तथा प्रोह के
परिपक्व क्षेत्रों में होते हैं उसे पार्श्वीय मेरिस्टेमी ऊतक कहते हैं। ये नोट्स याद रखिएगा दोस्तों। शीर्षस्थ मेरिस्टेमी ऊतक तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेमी ऊतक दोनों को प्राथमिक मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शीर्षस्थ मेरिस्टेमी ऊतक तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेमी ऊतक दोनों को प्राथमिक मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है पार्श्वीय मेरिस्टेमी ऊतक को द्वितीयक मेरिस्टेम भी कहते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टेमी तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम को प्राथमिक मेरिस्टेम कहते हैं और पार्श्वीय मेरिस्टेम को द्वितीयक मेरिस्टेम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शीर्षस्थ तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेमी ऊतक को प्राथमिक मेरिस्टेम क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सही बात है, क्यों कहा जाता है? तो आंसर में लिखना है दोस्तों, शीर्षस्थ तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेमी ऊतक को प्राथमिक मेरिस्टेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे की प्राथमिक अवस्था में ही आ जाते हैं तथा प्राथमिक या पूर्ववर्ती पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, शीर्षस्थ तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेमी ऊतक को प्राथमिक मेरिस्टेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे की प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं और पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरिस्टेमी ऊतक कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा अस्थायी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती है जो क्रियात्मक तथा रचनात्मक रूप से विशिष्ट होती है और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ऐसे सभी कोशिकाओं को अस्थायी ऊतक कहते हैं। यानी दोस्तों, अस्थायी ऊतक उसे कहते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। ठीक है दोस्तों। सरल अस्थायी ऊतक एक ही तरह के दिखाई देने वाले कोशिकाओं से बने ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। एक ही तरह के दिखाई देने वाले कोशिकाओं से बने ऊतक को सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, सरल ऊतक निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला मृदूतक या पैरेन्काइमा, दूसरा स्थूलकोण ऊतक या कोलेनकाइमा, तीसरा है दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, पहला मृदूतक, दूसरा स्थूलकोण ऊतक, तीसरा दृढ़ ऊतक। हाँ तो फ्रेंड्स, मृदूतक क्या है? पैरेन्काइमा, इंग्लिश में पैरेन्काइमा कहते हैं। मृदूतक अंगों के अंदर के मुख्य घटक है। मृदूतक अंगों के अंदर के मुख्य घटक है। इनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। इनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होता है दोस्तों। इनकी भित्ति पतली होती है और वे सेलुलोज की बनी होती है। इनकी भित्ति पतली होती है तथा सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों। इनकी कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतराकोशिकीय स्थान होता है। इनकी कोशिकाओं के बीच रिक्त या अंतराकोशिकीय स्थान होता है। मृदूतक बहुत से कार्यों जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचयन, स्राव संपन्न करते हैं। यानी कि मृदूतक क्या क्या करते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में रहते हैं, संचयन करते हैं और स्राव संपन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों स्थूलकोण ऊतक, इंग्लिश में कोलेनकाइमा कहते हैं। कोलेनकाइमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होते हैं। कोलेनकाइमा प्रायः द्विबीजपत्री पौधे की बाहरी त्वचा के नीचे होते हैं। ठीक है दोस्तों। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं।
इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोने मोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके कोने मोटे होते हैं। स्थूल कोण ऊतक के कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होती है। ये पौधे की वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना तथा पत्ती का वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? पौधे की वृद्धि हो रहे भागों जैसे छोटा सा तना तथा पत्ती का वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। हाँ तो दोस्तों, तीसरा है दृढ़ ऊतक, एस्केलेरेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, इस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती है, लंबी होती है, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। इनके कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों, लिग्निन क्या है? लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जो कोशिकाओं को सीमेंट की तरह दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप घर बनते हुए देखे होंगे, सीमेंट क्या करता है? वो पक्का कर देता है। उसी तरह ये कोशिकाओं को पक्का कर देता है। ठीक है दोस्तों, दृढ़ ऊतक पौधे के तना, पत्तियों के सिरा तथा बीज और फल के बाहरी परत में पाया जाता है। यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। यह क्या करता है दोस्तों? यह पौधे के यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। हाँ तो फ्रेंड्स, सरल अस्थायी ऊतक कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरा में चलते हैं, जटिल अस्थायी ऊतक क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। ये जल, खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थ को पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जटिल ऊतक का क्या काम है दोस्तों? यह जल, खनिज लवणों तथा खाद्य पदार्थों को पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं, अतः इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। जाइलम क्या करती है दोस्तों? पानी, खनिज लवणों को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, यह पौधे के मूल, तना एवं पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, जाइलम कहाँ कहाँ पाई जाती है? मूल, तना एवं पत्तियों में। ठीक है दोस्तों, जाइलम चार प्रकार से बना होता है। जाइलम चार विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। जाइलम चार विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है। पहला वाहिनिकाएं, दूसरा वाहिकाएं, तीसरा जाइलम तंतु और चौथा जाइलम मृदुतक। ठीक है दोस्तों, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है दोस्तों। हाँ तो फ्रेंड्स, जाइलम का पहला तत्व वाहिनिकाएं के बारे में पढ़ते हैं। वाहिनिकाएं यह लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका है। वाहिनिकाएं लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। ये क्या कार्य करती है दोस्तों? ये पौधे की यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से
पत्ती तक पहुंचाती है। वाहिनिकाएं का कार्य क्या है? जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों। दूसरा तत्व है दोस्तों वाहिकाएं। इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती है। इनकी कोशिकाएं मृत एवं लंबी नली के समान होती है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। इनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं दोस्तों जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। ये एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों। ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाती है। वाहिकाएं भी जड़ से जल एवं खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाती है। तीसरा तत्व के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जाइलम तंतु। ये लंबे तथा शंख रूपी मृत कोशिका है और प्रायः काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। ये काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। इसकी भेंती मोटी होती है। ये क्या करते हैं दोस्तों? यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। इसकी भेंती मोटी होती है। चौथा तत्व जाइलम मृदुतक के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इनकी कोशिकाएं जीवित होती है तथा इनकी भीति पतली होती है। जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं जीवित होती है तथा इनकी भीति पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इनकी भीति सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है और किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता। ये क्या करता है दोस्तों? किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। ठीक है दोस्तों। तो जाइलम मृदुतक कंप्लीट हो चुकी है। जाइलम मृदुतक के साथ साथ जाइलम भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोएम क्या है? हाँ तो फ्रेंड्स, फ्लोएम जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधे की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधे की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह प्रायः भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में पहुंचाते हैं। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों। फ्लोएम भी चार तत्वों का बना होता है। दोस्तों। पहला है चालनी नालिकाएं, दूसरा सह कोशिकाएं और तीसरा फ्लोएम तंतु, चौथा फ्लोएम मृदुतक। चालनी नालिकाएं सीव ट्यूब्स, सह कोशिकाएं कंपेनियन सेल, फ्लोएम तंतु फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम मृदुतक फ्लोएम पैरेनकाइम। ठीक है दोस्तों। पैरेनकाइमा। तो चार तत्वों का बना होता है फ्लोएम दोस्तों। चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मृदुतक। ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, चालनी नलिकाएं पढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, चालनी नलिकाएं लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती है। चालनी नलिकाएं लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। ये एक दूसरे पर परत सदृश सजी रहती हैं। ये एक दूसरे पर चढ़ी हुई सजी रहती हैं। ठीक है दोस्तों। दो कोशिकाओं की विभाजन वीति छिद्र युक्त होती है जिसे चालनी पट्टी कहते हैं। चालनी नलिका संवहनी पौधे के फ्लोएम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। चालनी नलिका कहाँ पाए जाते हैं? संवहनी पौधे के फ्लोएम में पाए जाते हैं। चालनी नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचयन अंग और संचयन अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी जरूरत होती है।
क्या होता है दोस्तों? चालनी नालिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहां इसकी जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा तत्व दोस्तों सह कोशिकाएं। सह कोशिकाएं चालनी नालिका के पार्श्व भाग में स्थित होती है। सह कोशिकाएं चालनी नालिका के पार्श्व भाग में स्थित होती है। प्रत्येक सह कोशिका लंबी और जीवित होती है, जिसमें केंद्रक एवं जीवद्रव्य रहता है। केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। सह कोशिकाएं सिर्फ एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। सह कोशिकाएं चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है। सह कोशिकाएं का क्या काम है दोस्तों? चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करना। ठीक है दोस्तों। अब तीसरा तत्व की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फ्लोएम तंतु। तीसरा तत्व फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु स्केलरेन कायमी कोशिकाओं के बने होते हैं। स्केलरेन कायमी कोशिकाओं के बने होते हैं। ये काफी लंबे, अशाखित तथा नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह के होते हैं दोस्तों। ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। फ्लोएम तंतु क्या करते हैं? ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब चौथा तत्व दोस्तों फ्लोएम मृदुतक। इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जीवित लंबी एवं केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं जो सह कोशिकाओं के निकट स्थित होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें भोजन संचित रहता है। फ्लोएम मृदुतक में भोजन संचित रहता है। ये भोज्य पदार्थों के संवहन में सहायक होती है। यानी कि ये भोज्य पदार्थों को, भोजन को संवहन करने में, यहाँ से वहां पहुंचाने में सहायता करती हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों फ्लोएम कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ जटिल ऊतक भी कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ ऊतक भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। और आज बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो पार्ट 2 में हम ऊतक तंत्र पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक ले आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले पार्ट 2 का। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें दोस्तों, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आए।